नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। अभी हाल ही में आप सभी के बहुत से एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर का सामना करना पड़ेगा। व्यापम के एग्जामिनेशन में, छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन जिसे पीएससी ले रहा है, उसमें भी आपको कंप्यूटर का सामना करना पड़ेगा। तो अभी रायपुर ब्रांच में कंप्यूटर की एक पृथक बैच प्रारंभ की जा रही है आप सभी के लिए। आप चाहें तो वो पृथक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की पृथक बैच रायपुर ब्रांच और बिलासपुर ब्रांच, दोनों ही ब्रांच में अलग से प्रारंभ की जा रही है। तो जो भी छात्र वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल संस्था में आकर संपर्क कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक में जो कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं उन पर। तो पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उसको सॉल्व करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरीके से आप प्रश्नों को समझेंगे और उसे रिकॉल करेंगे, उस पर अपनी चर्चा आज हम करेंगे। आज हम इंटरनेट से संबंधित जो प्रश्न हैं, हमारे कुछ प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हुए, उन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और उसके कुछ कंसेप्ट समझेंगे, जिससे कि हम आगे किसी भी उस प्रकार के प्रश्न का सामना अगर हमें एग्जामिनेशन में करना पड़े तो हम उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह है जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कुकी, टूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर हमारा आंसर होगा स्पैम। स्पैम हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जंक ईमेल क्या होता है। ऐसा ईमेल जो आपके काम का नहीं है, अवांछनीय मेल या मैसेज। अगर आपके इच्छा के बगैर आपके कंप्यूटर में कोई व्यक्ति अवांछनीय मेल या मैसेज भेज रहा हो तो उसे आप क्या कहोगे? स्पैम। तो ये जो स्पैम होता है, ये आपकी इच्छा के बगैर आपके सिस्टम में भेजा जाता है, पहली बात हो गई। दूसरा, इसी स्पैम का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन के लिए। किसके लिए? विज्ञापन के लिए। ये विज्ञापन का एक सस्ता माध्यम है। कैसे सस्ता माध्यम हुआ? आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कई बार कई मैसेजेस आते हैं, वो आपकी इच्छा के बगैर आते हैं, कंपनी के मैसेज जिसे आप बोलते हैं, या कई बार कॉल आते हैं जिसे आप कंपनी के कॉल कहते हैं, और आप उसे नहीं उठाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो कॉल और मैसेज आ रहे हैं वो बल्क में एक साथ किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं? एक साथ बल्क में बहुत से लोगों को किए जाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए स्पैम का खर्चा किसके ऊपर आएगा। एक व्यक्ति आपको मैसेज भेजता है, मान लेते हैं यह व्यक्ति आपको एक मैसेज भेजता है, एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज की साइज है, मान लेते हैं 10 MB। 10 MB का मैसेज भेजता है, परंतु ये एक साथ 10 MB का मैसेज या मेल करता है कितने लोगों को? एक साथ 1000 लोगों को मेल करता है। तो बताइए 1000 लोगों को जब वो मेल करेगा तो उसका कितना डेटा खर्च होगा? उसका डेटा खर्च होगा मात्र 10 MB। चाहे वो एक को भेजेगा तो भी 10 MB, 1000 को भेजेगा तो भी 10 MB। तो 10 MB डेटा उसका खर्च हो रहा है, लेकिन ये 1000 लोगों के सिस्टम में जा रहा है। अब ये जो 1000 लोग यहां पर होंगे, वो जब इस मैसेज को रीड करेंगे तो सब जब उस फाइल को डाउनलोड करेंगे और उस या एक वीडियो है, उस वीडियो को देखेंगे तो कितना उनका डेटा जाएगा? 10 MB। तो इसका 10 MB नहीं जाएगा, सबका 10 MB जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर यह हो रहा है कि एक 10 MB डेटा खर्च करके उसने 1000 लोगों के 10 MB डेटा खर्च करवा दिए, ठीक है? तो स्पैम का खर्च किसके ऊपर पड़ा? तो स्पैम का खर्च पड़ता है हमेशा जिसके पास स्पैम आता है। अगर स्पैमर ने हमें स्पैम किया है तो उसका खर्च हमारे ऊपर पड़ेगा। तो स्पैम जो होता है वो एक प्रकार का मालवेयर है। क्या है भाई? इसे मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। 3 चीजें याद रखना। पहली बात, स्पैम क्या होता है? अवांछित मेल या मैसेज जो आपके कंप्यूटर में भेजा जाता है।
दूसरा, ये विज्ञापन का एक सस्ता माध्यम होता है, लोग इसे विज्ञापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा, इसे मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब इनमें जो दूसरे ऑप्शन थे उन ऑप्शन पे भी अपनी चर्चा कर लेते हैं कि वो हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। इस ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, कुकीज। अब ये कुकीज क्या होता है, आपने कभी सुना है कुकीज क्या होता है? ठीक है, तो मैं कुकीज के बारे में बताता हूं। कुकीज एक फाइल होती है। कुकी क्या होती है? एक फाइल होती है। और ये फाइल कहां पर की होती है? एक होता है हमारा सर्वर। क्या होता है जी? सर्वर। सर्वर जो होता है इसके पास बहुत से फाइल्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। फाइल्स का कलेक्शन। ये फाइल्स किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये फाइल पीडीएफ हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, किसी भी प्रकार की फाइल्स हो सकती है। और इस सर्वर में वेब पेज भी हो सकते हैं। वेब पेज का कलेक्शन भी हो सकता है। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट यानी हम। क्लाइंट यानी हम, वह व्यक्ति जो किसी भी फाइल का रिक्वेस्ट करता है वो कहलाता है क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है वो कहलाता है सर्वर। जैसे कि मैं मान लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं गूगल सर्वर। तो ये गूगल का सर्वर है। मुझे कोई पेज चाहिए, मैं क्लाइंट हूं, मैं यहां पर सर्च करूंगा और सर्वर मुझे उस बात का क्या करेगा? रिस्पॉन्ड कर देगा पेज के रूप में। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब यहां पर ये समझते हैं कि ये कुकीज क्या होती है। तो कुकीज एक फाइल होती है और वो फाइल हमें कौन भेजता है? सर्वर भेजता है। कुकीज एक फाइल होती है जो फाइल हमें सर्वर भेजता है। कहां पर भेजता है? क्लाइंट के सिस्टम में। या कह सकते हैं सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन। क्या कहते हैं भाई? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? क्लाइंट के सिस्टम में ब्राउजर द्वारा खोजे हुए रिजल्ट को सर्च इंजन, खोजे हुए रिक्वेस्ट को, खोजे गए रिक्वेस्ट को सर्च इंजन जो खोजता है और उसे क्लाइंट के सिस्टम में वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करता है। यह काम होता है सर्च इंजन का। तो यही सर्च इंजन हमारे क्लाइंट के सिस्टम में एक फाइल भेजता है। उस फाइल का नाम होता है कुकी। और इस कुकी में क्या होता है? जो भी क्लाइंट वेब ब्राउजर में बार बार सर्च करता है, ठीक है, बार बार सर्च करता है, उसकी एक लिस्ट सर्च इंजन इसे भेज देता है। और जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको उसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वो कुकीज कहलाती है। मैं यहां पर समझाता हूं आपको। जैसे कि मैं यहां पर गया, यहां पर मैं लिखता हूं CG। जैसे ही मैं लिखता हूं CG, यहां पर आ गया CG स्टेट। और नीचे में देखिए CG व्यापम भी लिखा हुआ है। CG व्यापम, CG PSC। मतलब कि मैंने कुछ नहीं लिखा, यहां पर वो अपने आप हमारे पास सर्च आ गए। इसका क्या मतलब है? ये वही फाइल्स है जो सर्च इंजन के द्वारा हमारे वेब ब्राउजर को भेजी गई और यही फाइल्स कुकीज कहलाती हैं। और कुकी में वो सारी चीजें स्टोर रहती हैं जो हम बार बार सर्च किए रहते हैं। तो भाई यहां पर आप समझ गए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन कुकीज के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? यह हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा HTTP, HTTF हो गया, ये HTTP, FTP, SMTP, POP3, CG व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो SMTP प्रोटोकॉल का भी संबंध ईमेल भेजने से है और पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल का भी संबंध ईमेल से। तो आंसर हम कौन सा लेंगे? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर हम आगे की चर्चा करेंगे और आप खुद ही बताएंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है कि नहीं? तो चलिए देखिए, जब ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है ईमेल के संदर्भ में एक ईमेल सेंड करने वाला, जिसे आप क्या कहते हो? सेंडर। और एक व्यक्ति होता है
जो ईमेल को रिसीव करता है उसे आप कहते हैं रिसीवर। सेंडर और रिसीवर। सेंडर क्या, कोई ईमेल या मैसेज जब सेंड किया जाता है तो वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सेंडर जब रिसीवर को कोई भी ईमेल सेंड करता है तो इन दोनों के बीच एक होता है हमारा क्या? ईमेल का सर्वर। ईमेल सर्वर। अब जब भी सेंडर कोई मेल सेंड करता है तो वो ईमेल कहां चला जाता है? सर्वर में। सर्वर में जाके स्टोर हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सर्वर क्या होता है। सर्वर वो लोकेशन होता है जो अपने अंदर में अपने डेटाबेस में बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रखता है। अगर ये ईमेल का सर्वर है तो ये ईमेल से संबंधित फाइल्स को अपने अंदर में स्टोर करके रखेगा। मान लेते हैं ये किसका है भाई? जीमेल का है। ये जीमेल का सर्वर है। तो यहां से जीमेल मतलब किसका हो गया जी? गूगल का हो गया। गूगल का, गूगल डोमेन का एक मेल सर्विस प्रोवाइड करने वाला जीमेल एक एप्लीकेशन है जो हमें इंटरनेट के माध्यम से मेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अब सेंडर जब भी मैसेज को सेंड करता है तो वो सर्वर में आके स्टोर हो जाता है और यहां पर मान लेते हैं उसने सेंड किया तो अभी हमारा मैसेज कहां पर आके स्टोर हो गया भाई? ईमेल। ईमेल यहां पर बना, सेंडर के पास से क्रिएट किया गया, उसे सेंड किया गया तो वो सर्वर में जाके स्टोर हो गया। और अगर रिसीवर को मैसेज चाहिए या ईमेल चाहिए तो रिसीवर कहां से प्राप्त करेगा भाई? इसे ईमेल सर्वर से प्राप्त करेगा। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, दो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल कहते ही साथ आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो मैं ये बता दूं आपको, प्रोटोकॉल रूल्स और रेगुलेशंस का एक समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के किसी भी विशेष कार्य को कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मुझे ईमेल को सेंडर से लेकर ईमेल सर्वर तक भेजना है, सिर्फ कहां तक? सेंडर से ईमेल सर्वर तक, तो मैं एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करूंगा, उसका नाम होगा SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भाई किसका हो गया? SMTP का पूरा नाम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको मेल सेंडर से ईमेल सर्वर तक सेंड करना है तो आप SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको कोई मेल ईमेल सर्वर से रिसीवर के सिस्टम में भेजना है या डाउनलोड करना है तब आप प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे, उसका नाम होगा POP3। POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या होगा जी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अभी इन दोनों में देखिए, जो SMTP प्रोटोकॉल है किसकी तरह काम कर रहा है? यह काम कर रहा है सेंडिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह भाई? सेंडिंग एजेंट। और जो POP प्रोटोकॉल है किस तरह काम कर रहा है आपका? रिसीविंग एजेंट। ये काम कर रहा है रिसीविंग एजेंट की तरह। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह एक व्यक्ति अपने घर में पत्र लिखता है, अपने हाथ में पत्र लगता है और उस पत्र को ले जाके पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। ये पोस्ट बॉक्स ऑफिस का पोस्ट बॉक्स क्या हो गया? हमारा सर्वर हो गया। इस व्यक्ति ने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल दिया, मतलब इसने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया? SMTP का प्रोटोकॉल यूज किया। फिर एक बंदा आता है, ये सेंडिंग एजेंट की तरह काम किया। फिर एक बंदा आएगा जो रिसीविंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा? यहां से आपका पत्र को उठा ले जाएगा और जिसके भी घर में छोड़ना है वहां पर छोड़ देगा। तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो होगा हमारा क्या? रिसीविंग एजेंट। तो ये बिल्कुल उस तरीके का है। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट हुआ। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटी सी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जब कोई ईमेल सर्वर से डाउनलोड किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग हो रहा है और रिसीवर डाउनलोड कर रहा है, तो उस कंडीशन में ईमेल की कोई कॉपी सर्वर में नहीं बचेगी। ईमेल कहां पहुंच जाएगा? डायरेक्ट ईमेल कहां पहुंच जाएगा? डायरेक्ट रिसीवर के पास पहुंच जाएगा,
आप डाउनलोड करेंगे यहां से वो हट जाएगा। पर अगर आपको ऐसी सुविधा चाहिए कि आपका ईमेल आपके सर्वर में भी बना रहे, देखिए पहली क्या कंडीशन थी, अगर ईमेल यहां से हट गया तो सेंडर ने ईमेल सेंड किया, पीओपी प्रोटोकॉल के थ्रू उसे रिसीवर ने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद उसे मेल फिर सर्वर में नहीं मिलेगा, वो दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता। ये ड्रॉबैक हो गया कि नहीं? इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक और प्रोटोकॉल यूज किया गया, आईमैप प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईमैप प्रोटोकॉल का प्रयोग जब किया गया तो ये आईमैप ने एक सुविधा दी कि आप जो है ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड भी कर सकते हो और उसकी कॉपी सर्वर में सुरक्षित भी रख सकते हो, ताकि भविष्य में आप किसी दूसरे डिवाइस या दूसरे लोकेशन में भी जाके ईमेल को डाउनलोड करना चाहो तो सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इस आधार पर आप बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो SMTP, POP, FTP। तो डाउनलोड करने की अनुमति कौन देगा? POP3, जो कि रिसीविंग एजेंट की तरह काम करता है, ईमेल सर्वर से ईमेल को रिसीवर के सिस्टम में लाता है। तो हमारा आंसर होगा POP3। ठीक है कि नहीं जी? क्या आंसर होगा हमारा? POP3। तो यहां पर जो ये दिख रहा है आपका SMTP, ये क्या होगा? ये भी एक मेल संबंधित प्रोटोकॉल होगा, लेकिन ये मेल को ईमेल सर्वर तक भेजने के काम में आएगा और ये प्राप्त करने के काम है। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करना है तो जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होंगे उसे हम बोलेंगे FTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है URL क्या होती है या URL क्या होता है? तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब सिंगल कोई चीज, यूनिफॉर्म, ठीक है। सिंगल किसी कोई भी सिंगल चीज या सिंगल रिसोर्स को लोकेट करने वाला कोई पता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? URL। ऑप्शन में इसमें हमें क्या क्या दिया देखते हैं। URL वेबसाइट का प्रकार है, वेबसाइट का साइज है, वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट डेवलप करने वाली लैंग्वेज है। तो दोस्तों यहां पर जो URL है वो है वेबसाइट का एड्रेस। इंटरनेट में या WWW वर्ल्ड वाइड वेब में प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, तो उस वेबसाइट का जो सही पता होता है उसे हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं https://www.google.com। ये मैंने लिखा। तो यहां पर जो मैंने google.com लिखा, ये पूरा का पूरा HTTP के साथ में ये हमारा क्या कहलाता है? URL। ये इस वेबसाइट का क्या है? एग्जैक्ट पता है, इसे ही हम कहते हैं URL। URL जो होता है उसमें वो कई पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट होता है यहां पर जिसपे लिखा होता है क्या भाई? प्रोटोकॉल लिखा होता है। प्रोटोकॉल के बाद यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब लिखा होता है, इसको आप सब डोमेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब डोमेन। और यहां पर डॉट के बाद google.com लिखा हुआ है, तो इसमें का जो ये गूगल है ये कहलाता है डोमेन नेम। याद रखेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा भाई, एक बार पढ़ें, दिमाग में बसाएं, खेल खत्म करें, पेपर में आएगा, टिक लगाएं, नमस्ते करके आ जाएं। ये जो है बहुत बढ़िया है। अब देखिए ये डॉट के बाद कॉम लिखा हुआ है, कॉम का मतलब ये होता है, ये क्या है भाई? ये डोमेन का एक्सटेंशन है। क्या है भाई? डोमेन का एक्सटेंशन। देखिए हमारा प्रश्न क्या था और हम प्रश्न से कहां पहुंच गए और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप बना पाएंगे। ठीक है। अब ये URL जो आता है, ये URL मतलब किसी वेब पेज तक पहुंचने का पता है कि URL के थ्रू हम किसी वेब पेज तक पहुंचते हैं। ऐसे ही किसी विशेष कंप्यूटर तक जब हमें पहुंचना होता है या किसी विशेष नेटवर्क तक पहुंचना होता है तो उसका URL नहीं होता, उसका होता है IP एड्रेस। क्या होता है? IP एड्रेस।
किसी भी नेटवर्क तक हमें पहुंचना है, सेंडर को कोई मैसेज किसी नेटवर्क में सेंड करना है, तो सेंडर उस तक तभी सेंड कर पाएगा जब उसके पास उस पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है कि नहीं? तो आईपी एड्रेस जो होता है वो एक अलग प्रकार का एड्रेस है, और जो यूआरएल की बात अगर हम करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, एग्जैक्ट पता उसका, जिसको आप www या http के साथ पूरा www के साथ में लिख देते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा आंसर यहां पर क्या है भाई? वेबसाइट का एड्रेस है। अगला प्रश्न, वेब ब्राउजर के विषय में क्या असत्य है? अभी हम इंटरनेट से संबंधित टर्म्स के विषय में देख रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और उसके हर पक्ष पर विचार कर रहे हैं। ठीक है नहीं? वेब ब्राउजर के विषय में क्या असत्य है? तो जैसे ही वेब ब्राउजर दिखा तो आपके दिमाग में पहले घंटी बजनी चाहिए टन से कि ये वेब ब्राउजर है ही क्या। ठीक है? तो ये जो वेब ब्राउजर है ये एक वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है? वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब इस वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम से आप क्या करते हैं? इंटरनेट में कोई भी जानकारी सर्च करते हैं, जैसे कि ये गूगल का क्रोम। ये जो गूगल क्रोम आपको दिखाई दे रहा है, गूगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका पूरा जो ये पूरी विंडो दिखाई दे रही है आपको, यही है आपका वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपको पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउजर हैं या नहीं है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेब ब्राउजर। अब मैं क्या करता हूं, इस वेब ब्राउजर के अंदर में मैं लिखता हूं BING, बिंग, और मैं सर्च करता हूं। जैसे ही मैं सर्च करता हूं मुझे एक लिस्ट मिल जाती है, उसमें पहला ऑप्शन मुझे बिंग दिख रहे थे, मैं टच करता हूं। जैसे मैं टच करूंगा मेरे पास एक बिंग का एक स्क्रीन खुल गया। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये जो पूरी ऊपर की स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है वो है वेब ब्राउजर, और उस वेब ब्राउजर के अंदर हमने बिंग को खोला हुआ है, और ये बिंग क्या है? सर्च इंजन। ठीक है? तो वेब ब्राउजर के माध्यम से हम क्या करते हैं? वेब ब्राउजर के माध्यम से हम जो भी की फ्रेज से कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम सर्च करते हैं। और सर्च इंजन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? जो भी चीज हम सर्च करते हैं उसे ये सर्च इंजन सर्वर के अंदर से खोजता है और खोज के हमें वेब ब्राउजर में प्रोवाइड करता है। बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है कि सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। बिल्कुल एक बार एकदम सादा से समझिएगा। वेब ब्राउजर एक वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप लिखकर चीजों को सर्च करते हैं। जैसे मैंने लिखा बिंग, तो बिंग जो मैंने लिखा था वो मैंने लिखा है वेब ब्राउजर में, और वेब ब्राउजर से हमारा रिक्वेस्ट गया किसके पास? सर्वर के पास। और सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम था सर्च इंजन। वो सर्च इंजन का फ्रंट एंड हमारे सिस्टम में है, बैक एंड किसके पास है? सर्वर के पास। वो सर्च इंजन वहां से जो भी हम चाह रहे थे उसे खोजा और खोज के हमारे सिस्टम में लाके रख दिया। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक बिंग का क्या है? पेज है, और ये सर्च इंजन है। अभी जो यहां पर आप देख रहे हैं ये सर्च इंजन है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आप समझिएगा। अब बात करते हैं वेब ब्राउजर के विषय में। तो बात कर लिए वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम सर्च करते हैं। अब वेब ब्राउजर क्या असत्य है? देख रहे हैं ना, क्या असत्य है, गलत बता रहे हैं। वेब ब्राउजर क्लाइंट के द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है। क्या यह सही है कि नहीं? अभी जैसे ही हमने देखा था सर्वर तक पहुंचाता करके, यस, ये सर्वर तक पहुंचाता है। हम एक क्लाइंट समझ लेते हैं, ये क्लाइंट है और ये है हमारा सर्वर। अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उस समय हम क्लाइंट हैं, हमें कोई वेब पेज चाहिए, हमें सीजी व्यापम का वेब पेज चाहिए, तो हम यहां पर वेब ब्राउजर में लिखते हैं सीजी व्यापम। हमारा रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, सर्वर अपने अंदर में सर्च इंजन खोजता है कि सीजी व्यापम का वेब पेज कहां पर है, और हमारे रिस्पॉन्ड में हमें सीजी व्यापम का वेब पेज दे देता है। मतलब वेब ब्राउजर क्लाइंट के द्वारा दी गए रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाता है। यस, पहुंचाता है, सही है। सर्वर से प्राप्त रिजल्ट को यूजर के सिस्टम में प्रदर्शित करता है। यहां से लाके यहां पर सीजी व्यापम का रिजल्ट दिखाया। यस, सही है। वेब ब्राउजर सर्वर में चलने वाला एप्लीकेशन है। वेब ब्राउजर सर्वर में चलने वाला एप्लीकेशन है। यहां पर विचार करिए, क्या यह सही है? वेब ब्राउजर सर्वर में
चलने वाला एप्लीकेशन है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। वेब ब्राउजर सर्वर में चलने वाला एप्लीकेशन नहीं है। वेब ब्राउजर कहां पर चलने वाला एप्लीकेशन है? क्लाइंट के सिस्टम में चलने वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लाइंट में चलने वाला एप्लीकेशन है। दूसरा, बिंग, याहू, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? नहीं है? हाँ, ये सत्य है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? वेब ब्राउजर के विषय में क्या असत्य है? तो वेब ब्राउजर सर्वर में चलने वाला एप्लीकेशन है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वेब ब्राउजर किसमें चलता है? क्लाइंट के सिस्टम में चलने वाला एप्लीकेशन है। आपके सिस्टम में चलेगा, सर्वर में नहीं चलेगा वेब ब्राउजर। ठीक है, दूसरी बात, बिंग, याहू, गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि बिंग, याहू और गूगल क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे सर्च इंजन है। क्या है भैया? सर्च इंजन है। तो याद रखिएगा। तो यहां से आपको बहुत से कंसेप्ट्स समझ में आए। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब है। आईपी एड्रेस का मतलब है, तो आईपी एड्रेस कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी नेटवर्क एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं, या एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक आईपी एड्रेस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये सीजी व्यापम SDAG 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस के विषय में कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको, छोटी सी बात। देखिए, कंप्यूटर में एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है। ठीक है जी, एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है। पहली एड्रेसिंग कहलाती है हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग या लॉजिकल एड्रेस, और जो दूसरा एड्रेस कहलाता है हमारा, वो कहलाता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर में आता है हमारा आईपी एड्रेस, और फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर में आता है हमारा सिस्टम का मैक एड्रेस। अब ये दोनों प्रकार का एड्रेस है, इसे आप कैसे समझेंगे कि भाई कौन सा एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है और कौन सा फिजिकल एड्रेस है? ये हमें समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे कि ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, ये किसी नेटवर्क का एड्रेस होता है। ठीक है, नेटवर्क का एड्रेस होता है। नेटवर्क किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क का अपना एक आईपी एड्रेस होगा। ये आईपी एड्रेस डेसिमल में लिखा जाता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट 8 बीट का होता है। कुल मिला के चारों पार्ट, एक पार्ट 8 बीट का, तो 4 पार्ट होते हैं, तो 8 चौक 32 बीट का होता है। ये जो आईपी एड्रेस मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आईपी एड्रेस के विषय में लिख रहा हूं। ये डेसिमल प्रकार का होता है, ये 4 पार्ट का होता है, प्रत्येक पार्ट 8 बीट का होता है, जिसे ऑक्टेट कहते हैं। और ये 32 बीट का, कुल 32 बीट का होता है। इसे कैसे लिखा जाता है? 111.110.11.11। यहां पर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट में ये बटा हुआ है।
और इसे डॉट के निशान से सेपरेट किया जाता है। ये होता है हमारा आईपी एड्रेस, इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बंदा है जिसका घर है यहां पर। अब इस बंदे के घर में 5 सदस्य रहते हैं भाई। इन 5 सदस्य में से ये एक बंदा है जिसका नाम है राजू। इस राजू को खाना है पिज्जा। अब ये राजू क्या करेगा, पिज्जा की शॉप में, ये पिज्जा की शॉप है, यहां पर पिज्जा ऑर्डर करेगा राजू। ठीक है, ये पिज्जा बना रहा है बंदा। राजू ने पिज्जा ऑर्डर किया, वो कैसे ऑर्डर कर पाएगा? अगर राजू को यहाँ का पिज्जा वाले शॉप का एड्रेस पता है तब ही वो क्या कर पाएगा, ऑर्डर कर पाएगा, अन्यथा वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं उसे इसका आईपी एड्रेस पता है, तो वो कॉल करके पिज्जा ऑर्डर कर लेगा। अब ये बंदा पिज्जा लेके यहां पर पहुंचेगा। अब यहां पर पहुंचने के बाद उसे एक दिक्कत आएगी कि पिज्जा शॉप वाले को ये तो पता था कि राजू का एड्रेस क्या है, वो राजू के एड्रेस तक पहुंच गया। मतलब कि कंप्यूटर से डेटा सेंड किया जाता है, उसे पता होता है कि आईपी एड्रेस कहां पर है, तो वो आईपी एड्रेस तक पहुंच जाता है। पर वहां पहुंचने के बाद एक दिक्कत आती है कि उस नेटवर्क के अंदर में 5 व्यक्ति हैं, उन 5 में से एक ये पार्सल किसको देना है। तब यहां पर आती है बात फिजिकल एड्रेस की। अब ये बंदा जो लेकर आया है वो नाम पुकारता है, क्या आप राजू हो, क्या आप राजू हो, क्या आप राजू हो? तो बोलते हैं कि हम लोग राजू नहीं है। फिर राजू के पास जाता है, आप राजू हो? हाँ मैं राजू हूं, ये ले अपना पार्सल, उसे दे देता है। एग्जैक्टली सेम नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक फिजिकल एड्रेस भी होता है, उसका एक नाम भी होता है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, और वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है मैक एड्रेस। और ये मैक एड्रेस कंप्यूटर निर्माता कंपनी जो होती है प्रत्येक कंप्यूटर को यूनिकली प्रोवाइड करती है। जो भी सिस्टम मार्केट से आपके घरों में आ रहा है उस प्रत्येक सिस्टम का अलग अलग मैक एड्रेस होगा, तो मैक एड्रेस उसका फिजिकल एड्रेस होगा। मतलब कि डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचता है, परंतु वो किसी स्पेशल किसी सिस्टम में कैसे पहुंचता है, उसके मैक एड्रेस के थ्रू पहुंचता है। तो ये जो मैक एड्रेस हुआ ये फिजिकल एड्रेस होता है, और जो आईपी एड्रेस होता है ये हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। तो ये चीज आप हमेशा समझ के रखिएगा, बेसिक डिफरेंस है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आईपी एड्रेस तो आप जान चुके हैं, थोड़े से इसके बारे में चर्चा कर ली। है आईपी एड्रेस को यूजर के समझने योग्य सरल पते में बदलता है। डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल सर्वर, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, डायनेमिक नेम सिस्टम। तो देखिए यहां पर बहुत ही सरल है ये। डोमेन नेम सिस्टम का ये काम है, क्या काम है? ये आईपी एड्रेस को यूजर के समझने योग्य सरल पते में बदलता है। ठीक है, अब देखिए सारे वेबसाइट का या सारे डोमेन्स का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं गूगल, ठीक, google.com, इस www.google.com का भी एक आईपी एड्रेस होगा। और ये जो दिख रहा है वो आपको उसका पता दिख रहा है, एक सरल पता। तो इतने सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं ना कि व्यक्ति को याद रख पाना कठिन हो जाता है कि आईपी एड्रेस पे कितना याद रखेगा। नंबर्स में होता है 111.111.123.111, ऐसे हजारों लग जाएंगे, तो कितना आईपी एड्रेस याद रख पाओगे? तो एक सिस्टम बनाया गया, जो सिस्टम क्या करता है, इस आईपी एड्रेस को क्या कर देता है, सरल पते में वेब एड्रेस में बदल देता है। किसमें बदल देता है भाई? वेब एड्रेस में, वेब एड्रेस में। और वो सिस्टम का नाम है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस सिस्टम। ये डीएनएस सिस्टम आईपी एड्रेस को सरल, यूजर के समझने योग्य सरल पते में बदलता है। तो ये याद रखना। और इस क्रिया को डोमेन नेम रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोमेन नेम रिजोल्यूशन। तो एक ये भी प्रश्न आपका आईपी एड्रेस से बन गया, सॉरी डीएनएस सर्वर से। दूसरा प्रश्न, इंटरनेट में प्रत्येक वेबसाइट का एक अंकीय पता होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैंने 2 बातें बोली कि प्रत्येक नेटवर्क का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ये सही है। एक कमरा है, हाँ एक कमरा है, क्या हो गया इसे?
ये एक कमरा है या ये एक ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बना हुआ है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस पूरे नेटवर्क का ना एक अपना एक अलग आईपी होगी, ये सत्य है। दूसरी बात, प्रत्येक सिस्टम की भी अपनी आईपी एड्रेस होगी, ये भी सत्य है। और किसी भी वेबसाइट जो सर्वर में कहीं पर भी है उनका भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा। मतलब कि नेटवर्क का हर वो लोकेशन, ठीक है, जो अपने आप में कंटेंट्स को अपने अंदर समाहित करके रखता है, वो लोकेशन अपने आईपी एड्रेस को समाहित, उसका अपना एक आईपी एड्रेस होगा ही। उसी आईपी एड्रेस के माध्यम से हम उस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं इंटरनेट में प्रत्येक वेबसाइट का एक अंकीय पता होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, जिसे खाली स्थान के द्वारा सरल वेब पते में बदला जाता है। तो हमने देख लिया किसके द्वारा भाई, डीएनएस के द्वारा, डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा बदला जाता है। और यह प्रश्न व्यापम में कई बार पूछा जा चुका है। अब यहां पर दो चीजें और दिख रही हैं, एक होता है IANA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर एंड अथॉरिटी। ये क्या चीज है भाई, तो ये जो IANA है ये एक संस्था है जो कि विश्व के सारे आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है, भाई आईपी एड्रेस के मैनेजमेंट का काम करती कौन, ये IANA संस्था, ठीक है। यही IANA ये पता, इसी संस्था के मैनेजमेंट से हमें यह पता चलता है कि कितने आईपी एड्रेस यूज में आ रहे हैं और कितने आईपी एड्रेस फ्री है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही संस्था आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कराती है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी, दूसरा होता है डायनेमिक आईपी। वो आईपी एड्रेस जो किसी ऐसी संस्था या ऐसी वेबसाइट्स को दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऐसी आईपी जो किसी संस्था को या किसी वेबसाइट्स को दी जाती है और वो बार बार परिवर्तित नहीं होती है, वो स्थिर रहती है, उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक आईपी। पर ऐसे आईपी एड्रेस जो समय के साथ बार बार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। मतलब कि जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं और इंटरनेट को ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद आप फिर जब ऑन करते हैं तो आपको नया आईपी एड्रेस मिलता है, और वो आईपी एड्रेस, आपको नया आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड करता है वो करता है हमें DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर। कौन सा सर्वर भाई, DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर। ये आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है समय के साथ साथ। तो हमारे बार बार चेंज होने वाला आईपी एड्रेस कौन सा हुआ, डायनेमिक आईपी एड्रेस, और जो स्थिर रहने वाला आईपी एड्रेस हुआ कौन सा हुआ, स्टैटिक आईपी एड्रेस। बाद में मैं आईपी एड्रेस को डिटेल्ड क्लास आपको दूंगा और उसमें आईपी एड्रेस के विषय में एक एक चीज आपको समझाऊंगा जिससे कि कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा आईपी एड्रेस के विषय में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हुआ था भाई, हमारा डीएनएस सिस्टम, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्रोम की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी। तो यहां पर देखिए ये जो सफारी है ये किसका है भाई, कौन सी कंपनी का है बताइए, आंसर करिए। ठीक, एप्पल का है। सफारी किसका हो गया भाई, एप्पल का, ठीक है। अब क्रोम किसका वेब ब्राउजर है, क्रोम है गूगल का। और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है ये है हमारा किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। अब देखो यहां पर एक डाउट आता है सबको, क्या डाउट आता है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। तो जब भी वेब ब्राउजर पूछेगा आंसर क्या करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अगर आपको
वेब ब्राउजर की जगह पूछ दे क्या, सर्च इंजन, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है? तब आंसर होगा क्या आपका, बिंग। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है। जैसे कि ये आप लोग याद रखना। तो सफारी एप्पल का हो गया, क्रोम गूगल का हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये मैंने ओपन किया क्या, बिंग। बिंग को जैसे ही मैंने ओपन किया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित नहीं है। इनमें से क्या है जो आपस में सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, यहां पर शासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था, गैर लाभकारी संस्था, चयनित संगठन। अब यहां पर जो चीजें आपको दिख रही हैं वो चीजें हैं एक्सटेंशंस हैं। किस चीज के एक्सटेंशन है? ये किसी डोमेन के एक्सटेंशन है। और आपको एक्सटेंशन के आधार पर पता होना चाहिए कि ये एक्सटेंशन किस डोमेन का है। क्या शासकीय संस्था का जो एक्सटेंशन था .gov होता है? यस होता है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट की कोई भी साइट देखी होगी, उसके पीछे में .gov.in लिखा होता है। तो जहां जहां gov.in लिखा होगा वो गवर्नमेंट की साइट होगी। शैक्षणिक संस्था के लिए .edu एजुकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन के लिए OFF लिखा हुआ है, ये गलत होगा, यहां पर होगा .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और शैक्षणिक संगठन के लिए MIL फॉर मिलिट्री। तो ये याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, 1 नंबर का छात्र शिक्षक में पूछ सकता है डोमेन एक्सटेंशंस के विषय में। 2 प्रकार के एक्सटेंशन पूरे हमको कंप्यूटर में पढ़ने हैं। पहला फाइल एक्सटेंशन, दूसरा डोमेन एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन कैसा होता है जी? अगर मैं बोलता हूं इमेज फाइल का एक्सटेंशन बताइए, तो आप अपने आप आपको पता होना चाहिए .bmp, ठीक है। दूसरा .jpg, अगला .gif। तो भाई ये इमेज प्रकार के कोई भी फाइल इन एक्सटेंशंस को देख के आप बता दोगे कि ये फाइल इमेज प्रकार की है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं वीडियो का, तो वीडियो का क्या होगा भाई, .mp4, .mpeg। तो ऐसे ही बहुत सी फाइल्स के भी हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। इंटरनेट में डेटा खोजने के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, ठीक है। तो ब्राउजिंग, सर्फिंग, ए और बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ब्राउजिंग और सर्फिंग, दोनों ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है ब्राउजिंग और सर्फिंग में? देखिए, जब आपको आपका उद्देश्य पता, ठीक है, कि आपको आपका उद्देश्य पता हो कि आपको क्या खोजना है, तो उसे आप क्या कहेंगे जी, ब्राउजिंग। जैसे कि आपको पता है कि आपको सीजी व्यापम सर्च करना है गूगल क्रोम में। आप जाओगे वेब ब्राउजर में, सीजी व्यापम लिखोगे, यह क्रिया क्या कहलाई, ब्राउज करना, ब्राउजिंग। अब बात करते हैं सर्फिंग। सर्फिंग का भी सेम अर्थ होता है, खोजना ही होता है, परंतु यहां पर ना आप निरुद्देश्य सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कई बार इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आधे घंटे का समय हो जाता है, आप रील्स पे रील्स देखे जाते हो। यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हो, कंटिन्यू शॉर्ट्स आप देखते जाते हो, आपको पता ही नहीं चल पाता। तो जहां पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, आप बहे जा रहे हो, सर्फ मतलब कि लहरों में बहे जा रहे हो, मतलब खोज किए जा रहे हो, और खोज का उद्देश्य नहीं है, बस चले जा रहे हैं, उसको आप कह सकते हो क्या, सर्फिंग। तो ब्राउजिंग और सर्फिंग में ये एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा इसका क्या, ए और बी बोथ। इनमें से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है? आपको बताना है वैध आईपी एड्रेस नहीं है। तो कभी ऐसा प्रश्न
आपके इसके पहले छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा चुका है, तो आज एक छोटी सी बात बता देता हूं, उस बात को याद रखेंगे। कभी भी आईपी एड्रेस वैध है कि नहीं है, आपको गलत नहीं होगा। सबसे पहली चीज आपको यह चेक करनी है कि ये सारे आईपी एड्रेस 4 पार्ट में है कि नहीं। देखिए एक डॉट लगा हुआ है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये 4 है, 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, 1 2 3 4 ये भी 4 है, सारों 4 पार्ट में है। पहला रूल हमारा राइट हो जाता है कि ये IPv4 आईपी एड्रेस है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। डन। चारों पार्ट डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। देखो सब में डॉट से सेपरेट किया गया है कि नहीं, सभी में डॉट से सेपरेट किया गया है, मतलब कि हमारा दूसरा रूल भी पास हो जाता है। ये डॉट से सेपरेट किया हाँ ये आईपी एड्रेस हो सकता है। अब देखा जाता है कि ये जो डेसिमल 8 बीट का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये 8 बीट का जो पार्ट होता है, 8 बीट का एक पार्ट, दूसरा 8 बीट, तीसरा 8 बीट और चौथा 8 बीट, जिसको डॉट से सेपरेट किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखता हूं 111.110.101.1, ये मैंने लिख दिया। तो हमें इस स्ट्रिंग में ये चेक करना पड़ता है, इस 4 पार्ट की स्ट्रिंग में ये चेक करना होता है कि इस डॉट के बीच का ये वाला हिस्सा 0 से 255 के बीच होना चाहिए। कितना भाई? ये भी 0 से लेकर 255 के बीच होना चाहिए, ये भी 0 से लेकर 255 के बीच होना चाहिए, ये भी 0 से लेकर 255 के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो, ये सब 0 से लेकर 255 के बीच में है, यस, तो ये एक वैध आईपी एड्रेस होगा। 212, 112, 0 और 11, ये सब पहला पार्ट भी 0 और 255 के बीच में है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, ये भी सही है। इसको चेक करते हैं, सी को। 251 सही है, 256 गलत, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा होगा 0 से लेकर 255 के बीच। ऐसा क्यों होगा, इस पर मैं नेक्स्ट बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो लंबा कंसेप्ट है, वो और अधिक समय ले लेगा हमारा। तो एक ट्रिक याद रखिएगा कि 0 और 255 के बीच अगर ये लाई करता है तभी वो क्या होगा, फैक्ट आईपी एड्रेस होगा। चारों में से कोई भी एक पार्ट अगर गलत हुआ तो ये आईपी एड्रेस गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, यह एक वैध आईपी एड्रेस नहीं है क्योंकि इसमें 256 का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इनमें से विषम होगा गूगल, क्रोम, जीमेल, सफारी। गूगल एक सर्च इंजन का नाम लिख दिया भैया, क्रोम एक वेब ब्राउजर का नाम है, जीमेल क्या है, एक ईमेल सर्विस प्रदाता सर्विस है, आपकी ईमेल सर्विस प्रदान करती है। सफारी क्या है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। तो फिर अलग क्या है इसमें, तो इसमें अलग ये है कि ये जो गूगल, ये जो क्रोम और ये जो जीमेल, ये तीनों गूगल के प्रोडक्ट हैं, और जो सफारी है ये हमारा किसका प्रोडक्ट है, एप्पल का प्रोडक्ट है। तो ये विषम होगा हमारा। चलिए अगला, वेबसाइट का सिंगल डॉक्यूमेंट जो वेब कंटेंट को समाहित रखता है और यूजर को सूचना प्रदर्शित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, क्या उसे ACRP कहते हैं, क्या वेब पेज कहते हैं, या वेब सर्च कहते हैं? वेबसाइट का सिंगल डॉक्यूमेंट जो वेब कंटेंट को समाहित रखता है और यूजर को सूचना देता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये खोलता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं सीजी व्यापम लिखते ही एक सामने में मुझे बहुत से लिंक्स दिखाई दे रही है। इस लिंक को मैं ओपन करता हूं, सीजी व्यापम की साइट, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या ना, सीजी व्यापम की साइट हमारी ओपन हो रही है। तो जब ये वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है तो ये जो पूरा आपको जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये पूरा कंटेंट ये कहलाती है वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर बहुत से छोटे छोटे पेजेस होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग वेब पेज। जैसे कि यहाँ पर होम पेज है, अब इसमें से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लिक करता हूं और अबाउट अस में क्लिक कर देता हूं, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे अबाउट अस में क्लिक किया, या फिर इधर नीचे चलते हैं, वहां पर ज्यादा आसान होगा। क्वेश्चन पेपर्स,
जैसे मैं क्वेश्चन पेपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की साइट खुल गई हमारी। तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि अपने अंदर बहुत से डेटा को कंटेंट करके रखा हुआ है। यही तो हमारा प्रश्न था कि वेबसाइट का सिंगल डॉक्यूमेंट जो वेब कंटेंट को समाहित रखता है उसे क्या कहते हैं। तो वो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वेब पेज कहते हैं। वेब पेज कहते हैं, वेबसाइट नहीं कहते। अगर बहुत से वेब पेज को जो कंटेंट करके रखेगा वो वेबसाइट कहलाएगा, और वो वेब पेज कौन सा कहलाएगा, जो सिंगल डॉक्यूमेंट होगा और वेब कंटेंट को समाहित रखेगा। तो यहां पर ये पूरी जो थी वो वेबसाइट थी, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, जो कि अलग अलग पेज है और अलग अलग कंटेंट को समाहित किए हुए हैं। तो ये आपको समझना हो। अगली बात, SERP क्या है, इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो भी चीज क्लाइंट वेब ब्राउजर में सर्च करता है, जो भी चीज क्लाइंट वेब ब्राउजर में सर्च करता है, हम क्लाइंट हैं, हमने वेब ब्राउजर में कुछ सर्च किया, तो सर्वर के सर्च इंजन के द्वारा एक लिस्ट आती है हमारे पास जो हमें दिखाई दे रही है यहां पर, या जैसे कि CG व्यापम से संबंधित बहुत से लिंक्स हमें यहां पर दिखाई दे रही है। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इसे ही हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन द्वारा यूजर के किए गए रिक्वेस्ट को खोजने के बाद वो जो हमें पेज यहां पर प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर में, इसे हम SERP या सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विभिन्न वेब पेज के संग्रह जो आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े रहते हैं वह कहलाते हैं, और वह कहलाते हैं वेबसाइट। विभिन्न वेब पेज के संग्रह, भी मैंने बताया अलग अलग वेब पेज जहां पर समाहित हो उस पूरे कंटेंट को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, फाइल सर्वर से वीडियो डेटा का कंप्यूटर में लगातार आना कहलाता है मॉर्फिंग, रनिंग, स्ट्रीमिंग, सॉलिसिटिंग। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रीमिंग। ये आप सभी परिचय हैं इस चीज से, आप सभी IPL देखते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीम देखते हैं, तो स्ट्रीम वर्ड जो होता है वो वीडियो के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी सर्वर से कोई वीडियो आपके सिस्टम में आ रहा होता है तो उसे आप क्या कहते हैं भाई, स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट चलाते समय किस प्रकार की स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट में जब डेटा सेंड किया जाता है तो डेटा पैकेट्स के माध्यम में सेंड होता है, और जो स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो टेक्निक होती है हमारी पैकेट स्विचिंग तकनीक। कौन सी तकनीक, पैकेट स्विचिंग तकनीक। और ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, आंसर होगा हमारा पैकेट स्विचिंग तकनीक। तकनीक 3 प्रकार की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, और तीनों का जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग होता है। परंतु इंटरनेट चलाने के लिए जो तकनीक यूज होती है वो पैकेट स्विचिंग। अगर फोन में बात करना है आपको तो वो तकनीक होती है सर्किट स्विचिंग, या अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए जो तकनीक होती है वो हमारी मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सी फील्ड ऐसी है जो ईमेल करने के बाद प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपा के रखती है। तो वो फील्ड है हमारी, क्या वो हमारा टू है, नहीं, टू में किसका नाम लिखते हैं, जिसको भेजा जाता है। BCC, BBC, BBC कोई फील्ड ही नहीं होती है उसमें। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जब भी कोई मैसेज आप किसी को, मेल किसी को सेंड करते हैं और कार्बन कॉपी के ऑप्शन के साथ सेंड करते हैं, तो अगर वो मैसेज आपने 10 लोगों को सेंड किया है, अगर वो मैसेज आपने 10 लोगों को, एक मैसेज, एक ईमेल है आपके पास, एक ईमेल है, ये एक ईमेल है, और इस एक ईमेल को आप लोगों ने, आपने कितने लोगों को, 10 लोगों को सेंड किया है, और आपने CC ऑप्शन, कार्बन कॉपी ऑप्शन का प्रयोग किया है, तो ये कितने भी लोगों को के पास मैसेज जाएगा उन सबको पता चल जाएगा कि ये एक मैसेज है, ये किन किन लोगों को भेजा गया है, उन सबके ईमेल एड्रेस उनके साथ वहां पर पहुंच जाएंगे। वहीं पर जब हम बात करते हैं किसकी, BCC की, ब्लाइंड कार्बन कॉपी की, जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से सेंड करते हैं तो चाहे आप लोग 10 लोग को करो चाहे 100 लोग को करो, उनमें से किसी को ये नहीं पता चलता
कि ये मैसेज या ये ईमेल और कितने लोगों को भेजा गया है। तो यहां पर यही है कि इनमें से कौन सी फील्ड ऐसी है जो ईमेल करने के बाद प्राप्तकर्ता की पहचान को छुपा के रखती है, तो वो कौन सी है हमारी BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमारी कंप्यूटर विशिष्ट परिचय की बुक और कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ जो हमारा नया मार्केट में आया हुआ है, वहां से ये प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसमें प्रश्नों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आप उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका रिवीजन साथ ही साथ हो रहा है। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ हमारे चैनल में यूं ही बने रहें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।